ऐसा क्या हो गया जो इस समय निकलने के लिए तैयार हो गया है, समझने का विषय है। क्योंकि इस समय पूरा मतलब कि पश्चिम एशिया में एक तरह से आग लगी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरा चोक है। पहले तो उसको ईरान ने किया, ईरान का जो युद्ध चला आप देख ही रहे हो। उसके बाद में सेकेंड ब्लॉकेट अमेरिका ने लगा दिया, ईरान का भी एक बूंद तेल बाहर नहीं जा रहा है। अब इस समय इस कंडीशन में ओपेक से अगर यूएई बोलता है हम बाहर जा रहे हैं, खाड़ी देशों में बड़ा रसूख है यूएई का, लेकिन यूएई अगर बोल रहा है कि हम ओपेक से हम बाहर जाएंगे, भैया हमको किसी संगठन में नहीं रहना है, अपने को चाहिए फुल इज्जत फुल आज़ादी, मुझे जितना मर्जी करेगा उतना तेल निकालूंगा और मेरा बहुत लॉस हुआ है, मैं बेच के पैसा कमाऊंगा। तो भैया ये मूव आखिरकार यूएई ने लिया क्यों है? भैया होता क्या है, कोई घर का अगर बागी होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। घर का कोई मेंबर बागी हो गया, भैया मैं अलग रहूंगा, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। या तो उसको बराबर इज्जत नहीं मिल रही होती है, या तो उसको बराबर पैसा और खर्चा नहीं मिल रहा होता, बहुत सारी चीजें हैं। खैर अभी इस युद्ध के दरमियान इतना बड़ा कदम एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है भू राजनीति में। तो चलिए बात करते हैं, पहले तो बात करते हैं ओपेक है क्या, है ना। अगर आप लोग नहीं जानते, वैसे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के मध्य में बना हुआ है, जिसमें 12 देश है। 12 देश हैं। पहले स्टार्टिंग में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला ने मिलकर के इस संगठन को बनाया था, ठीक है ना। अब ये संगठन बनाने का कारण क्या है, मतलब ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि ये संगठन इन देशों को बनाना पड़ा। देखिए सबसे पहले इनिशियल लेवल बात करूं, फॉसिल फ्यूल जब डिस्कवर हुआ और इसका यूज जब शुरू हो गया, इसकी डिमांड शुरू हो गई, तब अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां हैं जिन्होंने जो अलग अलग देश में जा करके ये डिस्कवर करते थे कि कहां पे ऑयल फील्ड है, कहां पे तेल है, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में इन देशों के पास, हमें बहुत पिछड़े देश थे, इन देशों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि किस हिसाब से तेल निकाला जाए और कहां कहां तेल है, पहले तो ये डिसाइड करना तो इनके पास में नहीं था। तो अमेरिका के पास, अमेरिका और ब्रिटेन, यूरोप मिलाकर के 7 कंपनियां थी जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। ये 7 कंपनियां, इसमें महारत थी तेल खोजना, ऑयल फील्ड पे जो पूरा तेल कुआं बनाना, प्लांट सेटअप करना और रिफाइंड करना। ये बहुत बड़ा टास्क था कि पहले जो है पहले क्रूड ऑयल को निकालना, फॉसिल फ्यूल को, फिर उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस और पिच, इनको सबको अलग अलग करना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग थी, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी जो इन देशों के पास में नहीं थी। सिर्फ इसमें लीड करते थे, इनके इसमें पायनियर थे ब्रिटेन, यूरोप प्लस जो है अमेरिका के देश। तो इनकी 7 कंपनियां थी। एक थी बीपी, गल्फ ऑयल, सेल, सेब्रॉन, एक्सॉन और मोबिल एंड टेक्सको। ये जो है 7 कंपनियां थी जिनको जो है 7 सिस्टर कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में जब जो है पश्चिम एशिया के देशों में, खाड़ी देशों में इन कंपनियों ने तेल को जो है डिस्कवर किया, तब एक्चुअली ये कंपनियां जो थी इनको सपोर्ट पूरा जो है उनके अपने गवर्नमेंट का हुआ करता था, मतलब अमेरिका का, ब्रिटेन का। तो स्टार्टिंग डेज में ये लोग जो है ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन देशों में तेल के कुओं को डिस्कवर किए। डिस्कवर करने के बाद में निकालना शुरू किए और उसको बढ़िया प्राइस में जो है हर मार्केट में बेचना इन्होंने शुरू किया। लेकिन ये जो कंपनियां थी या जो ये देश थे, ये जहां पर तेल के कुएं थे जिस देश में, उनको बहुत मामूली सी रकम दिया करते थे एज ए रॉयल्टी कि भैया चलो ठीक है तुम्हारा निकाल रहे हैं, ये पकड़ो इतना सा पैसा, और इतनी मार्जिन लेकर के बाहर जाया करते थे। तो धीरे धीरे जब सबको मालूम चला कि तेल निकल सकता है और अरब के देश और जो खाड़ी देशों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ गया, उन्होंने अपनी रिफाइनरी बनानी शुरू करी, ठीक है ना। तब उन्होंने क्या किया, अरब के देशों ने इन रिफाइनरी जो रिफाइनरी जो है ये 7 सिस्टर की लगी हुई थी, इनको धीरे धीरे नेशनलाइज कर दिया, इनको जो है अपने देश के कब्जे में ले लिया, मतलब ये देश की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण कर दिया कि ये जो रिफाइनरी है निकालेंगे लेकिन हमारे अधीन रहेंगी। अब उल्टा हो गया, पहले अमेरिका जो है तेल निकालता था, ब्रिटेन तेल निकालता था, इनकी कंपनियां जो 7 कंपनियां 7 सिस्टर तेल निकाला करती थी, इनको बहुत मामूली सा जो है रॉयल्टी दे दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब पैसा बढ़ा इनके पास में, इन्होंने रिफाइनरी लगा ली, इनको नो हाउ हुआ कैसे निकालना है, क्या करना है, तब धीरे धीरे ये निकालना शुरू किए। तब परेशानी ब्रिटेन और अमेरिका की बढ़ गई। अब इन देशों ने जो राज करते थे तेल निकालने में
और ये कंपनियां, इन कंपनियों ने जो है इन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि भैया आप अगर तेल निकाल रहे हो तो एक लिमिटेड अमाउंट में तेल निकालना, उसके लिए कोटा बना दिया, ठीक है ना। तो इन कोटा से परेशान होकर के इन देशों ने इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला, ये पांच देश जो है मिलकर के स्टार्टिंग में बगदाद में मीटिंग करते हैं और एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है ओपेक, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन लोगों ने साइन किया, लेकिन स्टार्टिंग में ओपेक का कोई नाम नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और मतलब बन गया संगठन, उसमें कोई बहुत बड़ा जो है अंतर नहीं आया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग तेल निकालेंगे और जो है हम किसी के अधीन नहीं रह के काम करेंगे। इन्होंने रिफाइनरीज का नेशनलाइजेशन कर दिया, उसके बाद में तेल निकालने के लिए इन्होंने कोटा बना दिया कि भैया हम लोग इतना तेल निकालेंगे। लेकिन उस समय तक कोई इनको सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन 1973 में अरब और इजराइल का युद्ध हुआ, जिसका इजराइल का साथ दे रहा था अमेरिका। तब इन देशों ने अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं उनको तेल देने से मना कर दिया, तेल देने से मना कर दिया और तेल का दाम हाई पे चला गया। मतलब ऑयल क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस 1973 में हुआ था, वो जो है ये ओपेक के देशों ने किया था। उस समय ओपेक जो है बहुत ज्यादा चर्चा में आया कि भाई साहब हाँ, ये कोई संगठन है जो तेल के प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है। और लोग चर्चा करने लगे और तेल के मतलब डीजल पेट्रोल का प्राइस उस समय जो है बहुत ऊपर चला गया, हाई पे चला गया था, जिस तरह अभी चल रहा है। अभी स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होने के कारण हुआ है। उस समय जो है, उस समय प्रोडक्शन उन लोगों ने कम कर दिया था, बेचना बंद कर दिया था उन दो देशों को जो अमेरिका के एलाइज थे, इसलिए तेल का रेट ऊपर चला गया था। तो ये संगठन 1973 में लोगों के नजर में बढ़िया से आ गया कि कोई संगठन है। फिर बाद में इसमें 12 देश शामिल होते हैं और जब 12 देश शामिल होते हैं तो उन देशों के लिए जो है कोटा अलॉट किया जाता है, जिसको लीड कर रहा था अरब। देखो इसमें देश कौन कौन से हैं, देखो ये पहले बता दूं, ओपेक जो है इसमें 12 देश हैं। उसके बाद में एक ओपेक प्लस बना था जिसमें 10 देश थे। तो मतलब ओपेक और ओपेक प्लस 2 संगठन बने और पूरे विश्व के 60% उत्पादन का जो है इनके पास में, ओपेक के पास में प्लस ओपेक प्लस के पास में 60% पूरे जो तेल है वो इन देशों के पास में है, ठीक है ना। जिसमें से ओपेक सिर्फ अकेले 40% तेल का प्रोडक्शन करता है। मतलब पूरे देश, पूरे जो है ओपेक और ओपेक प्लस मिला करके ज्ञात जितने भी भंडारण हैं उनका जो है 60% तेल ओपेक निकालता है, ओपेक प्लस निकालता है। और अकेले ओपेक 40% तेल जो है प्रोड्यूस करता है। और जितने भी दुनिया के ज्ञात भंडार हैं, जितनी जानकारी है, उसका 80% पर नियंत्रण ओपेक प्लस का है। तो आप समझ लीजिए ओपेक कितने बड़ा संगठन है भाई साहब। ये वो संगठन है जो तेल के प्राइस को डिसाइड करता है, क्योंकि प्रोडक्शन को कम अगर कर देते हैं, सप्लाई, देखो पूरा गेम डिमांड और सप्लाई का है। ये एक कार्टेल है, ये लोग मिल करके डिमांड बना रहे इसलिए सप्लाई को कम कर देते हैं। कम तेल देंगे तो तेल का रेट हरदम बढ़ता रहेगा, एक फिक्स प्राइस मिलती रहेगी। इसलिए सारे देश जो है आकर के एक जगह बैठे और इस बात को समझे, क्योंकि एक चिंता थी कि सारे अगर जितने भी देश जिनके पास तेल है वो एकाएक बहुत सारा तेल निकाल के अगर जो है बेच देंगे तो ग्लोबल मार्केट में तेल का प्राइस गिर जाएगा और इनकी कमाई बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तब ये जो संगठन है इन्होंने क्या किया, 1960 में बनाया था, उसको प्रभावी तरीके से चलाना शुरू किया और हर देश के लिए अपना कोटा बनाया। जो 12 देश हैं ओपेक में, उसमें अरब है, इराक है, ईरान है, यूएई है, कुवैत है, नाइजीरिया है, लीबिया है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, गबोन है और इक्वेटर गुनिया है। ये देश हैं। ओपेक प्लस में रसिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, ब्रुनेई, साउथ सूडान और सूडान है, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसमें कितना कितना जो है तेल निकालने का इनका कोटा कितना है। तो अरब का जो है 8.96 बैरल है, इराक का अरब का 8.96 मिलियन बैरल कोटा है, इराक का 3.86 मिलियन बैरल है, ईरान का 3.26 मिलियन बैरल है, यूएई का 2.92 मिलियन बैरल है, जो कि इन सब देशों के पास में तेल भरपूर है।
कुवैत के पास में 2.41 मिलियन बैरल है, नाइजीरिया के पास में 1.35, लीबिया के पास में 1.14 और वेनेजुएला के पास में 90.92% है। सोच 0.92 मिलियन बैरल निकाल सकता है, जो कि सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास में, ठीक है ना, लेकिन वो अरब से कम निकालेगा। ओपेक प्लस में जो 10 देश हैं, सबसे ज्यादा जो कोटा है वो रसिया का 9.19, मतलब ओपेक प्लस मिला लो, सबसे ज्यादा तेल जो निकालता है वो रसिया निकालता है 9.19 मिलियन बैरल, ये इनका कोटा है ओपेक प्लस में। मैक्सिको 1.55, कजाकिस्तान 1.53 मिलियन, ओमान 0.73 मिलियन, अजरबैजान 0.48 मिलियन, मतलब ओपेक प्लस में सबसे ज्यादा रसिया ही निकालता है। अब यहां पे जो कहानी सेट हुई है उसके पीछे जो है, जो कारण क्या है, देखो सबका कोटा हो गया, अरब लगभग 9 मिलियन बैरल निकालता है, वहीं पे जो है यूएई 2.92, मतलब कि 3 मिलियन के आसपास, 3 मिलियन बैरल के आसपास तेल यूएई निकालता है। अब यूएई और जो है अरब में 3 गुने का अंतर है, ठीक है ना। अभी जो कंडीशन बना हुआ है, एनर्जी क्राइसिस चल रही है, इस कंडीशन में ये अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, ईरान अमेरिका और जो है इजराइल, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को मार पड़ी है तो मार पड़ी है यूएई को। भाई साहब, जितने गोले बारूद मारे गए हैं, जितने मिसाइलें मारा है ईरान ने, 90% मिसाइल जो है वो यूएई के ऊपर मारा है। अगर खाड़ी देशों की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कोई चाह रहा था ईरान बर्बाद हो तो वो चाह रहा था अरब चाह रहा था कि ईरान बर्बाद हो, जो कि ईरान भी सदस्य है ओपेक का। अरब का मंशा था, अरब ने ही बोला था कि तुम इनको खत्म करो, लेकिन जो सबसे ज्यादा गोले बारूद गिराए गए, सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो यूएई की पड़ी है। और जब यूएई के ऊपर उनके होटलों में, उनके बैंकों पे जब अटैक होना शुरू हुआ, तब यूएई चिल्लाया कि भैया हम जो है मिल करके अरब वाले जितने देश हैं, मतलब पश्चिम एशिया के, हम सब मिल करके ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, इनको खत्म कर देंगे। लेकिन भाई मार पड़ रही थी यूएई को, लेकिन आगे बढ़ के कोई जो है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए कोई देश नहीं है, सब तमाशा बैठ करके देख रहे थे कि यूएई बर्बाद हो, मजा आ रहा है। उसके पीछे रीजन है, ईरान ने की यूएई के ऊपर अटैक किया क्योंकि भैया बीच में कुछ दिन पहले अमेरिका और यूएई इजराइल मिलकर के एक जो है पैक्ट साइन किया जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, और उसके तहत जो है अमेरिका ने कहा था तुम जो है यूएई, आप इजराइल को जो है की मान्यता दोगे कि इजराइल एक देश है और हम इसके बदले में आपकी मदद करेंगे। तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की वजह से, मतलब इजराइल के साथ में बैठने की वजह से यूएई को जो है ईरान खूब मारा है। एक अलग का विषय है कि ना जितनी भी मिसाइल पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा जो अटैक हुआ वो एमिरेट्स के ऊपर हुआ, यूएई के ऊपर हुआ, लेकिन 95% जो मिसाइल थी वो जो है न्यूट्रलाइज कर दी गई, वो जो है मार दिया गया, जो है अमेरिका के एयर डिफेंस और जो है इजराइल के एयर डिफेंस के द्वारा, ठीक है ना। और बाकी जो बचा वो जो है यूएई खुद जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, जब यूएई को इंटेंशनली ज्यादा मारा जा रहा है, जो कि ये युद्ध अमेरिका का था, जब यूएई आगे बढ़ रहा है, तब अरब का कोई देश आगे बढ़ के ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। तो यूएई सोचा यार हमको अकेले छोड़ दिए। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान में 2 राउंड का पीस टॉक हुआ, वहां पे तुर्की आया, वहां पे इजिप्ट आया, लेकिन वहां पे इन लोगों ने यूएई को नहीं बुलाया। वहां पे अरब आया, इजिप्ट आया, मतलब ये सारे देश और तुर्की आया, शांति वार्ता में इस्लामाबाद में आए, लेकिन वहां पे यूएई को कोई नहीं पूछा। भाई यूएई का स्टेक नहीं है क्या उसमें? क्या यूएई प्रभावित नहीं था क्या? ईरान ने और सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात किया, चाहे अरब हो चाहे जो ओमान हो, लेकिन भाई यूएई से नहीं बात किया। तो क्या ये यूएई जो है को सौतेला व्यवहार किया जा रहा था? इसलिए यूएई बोला भैया हम बाहर जाएंगे, हम अपना तेल बनाएंगे, हम अब तेल बेचेंगे, क्योंकि आने वाला जो जमाना है वो ग्रीन एनर्जी का है और हमारा नुकसान बहुत हुआ है, तो हम जितना तेल निकाल पाएंगे उतना निकालेंगे। अभी उन्होंने बोला है कि हम इसको, जो हमारी क्षमता है लगभग 3 मिलियन बैरल के आसपास है, उसको बढ़ा के हम 5 मिलियन बैरल करेंगे। भाई साहब एक बड़ा कंपटीशन देने को तैयार है यूएई अरब को,
और इससे होगा क्या? अमेरिका पहले भी कहता था ये जो ओपेक संगठन है, अगर ये ज्यादा तेल निकालें तो विश्व में जो तेल का क्राइसिस है, जो तेल का प्राइस है, वो जो है कम हो सकता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इस क्रम में यूएई बाहर आ गया है। उसके पीछे भी कई रीजन है। अभी आपने देखा हौदी जो है यमन में जो वहां पे संघर्ष चल रहा था, एक जो है एक को सपोर्ट करता है अरब, दूसरे को सपोर्ट करता है यूएई। तो यूएई के जो स्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर जो है हौदी और हुदियों ने जो है अटैक किया था, और उसको करवाया किसने था? अरब ने। तो वहां से भी इनका जो है एक वो 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक अलग विषय है कि पश्चिम एशिया संकट जब से चल रहा है तब से लग रहा था सारे देश एक हैं, लेकिन भाई जब आप उनके सॉवरेंटी पे, यूएई की सॉवरेंटी पे आप अटैक करोगे तो कब तक आपके साथ में रहेंगे? और एक बहुत बड़ा और रीजन है भैया, देख लो। एक्चुअली अरब क्या है? अरब एक जो है प्रोजेक्ट लेकर के आया है द लाइन करके, जो दुबई के पैटर्न पे बनाना चाह रहा है, जहां पे वर्ल्ड लेवल पे कंपनियां आएंगी, सारी व्यवस्था दुबई की तरह देना चाह रहा है, बिल्डिंगें दुबई की तरह होंगी। तो एक जो है एकदम फ्यूचर सिटी बनाना चाह रहा है अरब, यूएई के नकल पे, यूएई की तरह बनाना चाह रहा है। खैर इसी तरह अमेरिका भी बनाना चाह रहा है गाजा पट्टी में, वो अलग विषय है। लेकिन यहां पे इनका पड़ोसी है अरब का, तो यूएई की तरह जो है दुबई की तरह एक शहर बनाना चाह रहे हैं अरब वाले, क्योंकि इनको मालूम है तेल का फ्यूचर बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। अब एनर्जी, ग्रीन एनर्जी आ गई है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे इसका जो है चलन कम होगा। तो वो लोग एक अपने लिए एक फ्यूचर के लिए बढ़िया प्लान करके बढ़िया शहर बनाना चाह रहे हैं, जहां पे पूरी दुनिया से लोगों को बुलाना चाहते हैं, टेक जाइंट हो या बिजनेसमैन हो, जिस तरह दुबई में है। लेकिन अब दूसरा दुबई तो बन नहीं सकता आनन फानन में, लेकिन वो दुबई डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए दुबई के ऊपर जितना अटैक हो रहा था ना, अरब एक बार भी उसका विरोध नहीं कर रहा था। अरब सोच रहा था दुबई नस्ता नाबूद हो जाए, दुबई की बिल्डिंगें ढह जाएं, इनकी जो है इनका इंफ्रा पूरा तबाह हो जाए, तो मैं जो द लाइन करके जो एक सिटी बसा रहा हूं, वहां पे लोग आएंगे और हमारा शहर आगे निकल जाएगा। इसका मतलब अपनी जो है अगर दीवारें ऊंची नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे की दीवार को, दूसरे की बिल्डिंग को गिरा दो। तो इन सब कारणों से, इन सब जो है चीजों से अब जो है दुबई बाहर निकलना चाह रहा है। उसके पीछे एक रीजन और है, पाकिस्तान और अरब का पैक्ट साइन हुआ, रक्षा की जो है पैक्ट इन्होंने साइन किया कि भैया पाकिस्तान ने डिफेंस डील जो साइन करी उसमें अरब के साथ में, उसमें यह था कि भैया अगर अरब के ऊपर कोई अटैक होता है तो उसको हम अपने ऊपर अटैक मानेंगे, अगर जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो हम अरब अपने ऊपर अटैक मानेगा। तो इनका जब रक्षा जो है समझौता हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो दुबई को डर लग रहा है क्योंकि दुबई को पसंद नहीं करता है पाकिस्तान, ठीक है ना। और पाकिस्तान ने अपने, जब शांति समझौता हो रहा था, इस्लामाबाद का जो है पीस टॉक हो रहा था, वहां पे दुबई को नहीं बुलाया, ठीक है ना। तो जब पाकिस्तान ने रक्षा समझौता किया अरब के साथ में, उसी समय आपने देखा होगा कि वहां के प्रिंस, दुबई के प्रिंस जो है, यूएई के प्रिंस आए हुए थे, भारत आए थे, और एक ही दिन में आए और आके चले गए। इसका क्या मतलब था? उन्होंने बताया कि चलो ठीक है, अगर अरब सट रहा है पाकिस्तान से तो हमारे पास में भारत है, भारत जैसी पावर है, भारत जैसी पावर है। और आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले कि जो यूएई ने पाकिस्तान को $3.5 बिलियन का कर्ज दिया था, उसको मांग लिया कि भैया तुम एक काम करो, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारा इंफ्रा काफी तबाह हुआ है, तुम एक काम करो, जो पैसा मैंने तुमको दिया था वापस कर दो। अब कंगाल पाकिस्तान कहां से पैसा लाएगा? पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं। लेकिन हां, जब कंपटीशन चल रहा हो तब भाई साहब कुछ भी संभव है। तब भैया जो है अरब ने पाकिस्तान को बोला एक काम करो, तुम $3.5 अरब ले लो और दे दो दुबई को, कर्ज चुका दो। तो आपने देखा कि $3.5 अरब अभी जो है अरब ने दिया है, $3.5 बिलियन अरब ने पाकिस्तान को दिया है, जो दुबई ने अपना पैसा वापस मांगा था। तो इस लेवल का कंपटीशन है। और आप सोच रहे होंगे कि इन सबके बीच में भारत किस तरह से चल रहा है। तो भाई साहब 12 अप्रैल को एस जयशंकर की जो है एक विजिट हुई थी दुबई। अभी 26 तारीख को अजीत डोभाल गए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे उन्होंने बोला था कि हम जो है एक पेस पे आ रहे हैं और हम लोग जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के बहुत अच्छी जो है हमारी बातें चल रही। तब ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीज आप जरा सोचिए कि अगर जो है अरब को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तो इधर हमारे अजीत डोभाल साहब
जयशंकर साहब ने विजिट कर लिया है और हम दुबई के साथ में जो है यूएई के साथ में मिलके अपनी एक बहुत अच्छी डील साइन करने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ये जो है एक ITU2 करके एक ग्रुप बनने वाला था जिसमें इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए था, जो इन चार पांच देशों को मिला करके बनने वाला था। उसमें एक देश अनाउंस नहीं हुआ था, वो था यूएई। मतलब यूएई, यूएसए, इंडिया, इजराइल, ये 3 तो मालूम थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसमें चौथा देश कौन सा रहेगा। तो चौथा देश यूएई है। तो अब यूएई ने अपना तुर्क का इक्का चल दिया। उसने बोला बेटा अरब, हम तुम्हारी सरपरस्ती में नहीं रहेंगे, हम ओपेक को छोड़ रहे हैं। क्योंकि तुम जब हम मारे जा रहे थे तो एक भी शब्द नहीं बोले। जब मैंने कहा चलो ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तब नहीं बोले। तब भैया हमको चाहिए फुल आजादी। क्योंकि अब जिस हिसाब से स्टेट ऑफ हार्मुज पे ईरान ने ब्लॉकेट लगा दिया है और अमेरिका ने भी लगा दिया, अब तेल नहीं बिक रहा, ऑयल की क्राइसिस है और दुबई के पास में दुबई के हिसाब से दुबई को पैसे की जरूरत है, ऐसा कह रहे हैं। तो भैया हम अपना तेल निकालेंगे, उसको अपनी क्षमता को डबल ट्रिपल करेंगे और हम दुनिया को बेचेंगे। हम कुछ नहीं जानते, हमें चाहिए प्रॉफिट। तो भैया अब यहीं से ओपेक से जो है यूएई बाहर आया है। आपको बता दें ओपेक में 1967 में, मतलब स्टार्टिंग फाउंडर मेंबर नहीं था यूएई। 1967 में ओपेक में जुड़ा था। 1967 के बाद में 2026 29 अप्रैल 2026 को जो है इनका सफर ओपेक के साथ में समाप्त हुआ। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि भैया ये जो मूव है ओपेक का, ये क्या इफेक्ट डालेगा जो है दुबई या फिर जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पे, और इसका भू राजनीति के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और अगर क्षमता बढ़ाता है यूएई, डबल ट्रिपल करता है, तो क्या विश्व में तेल की प्राइस में गिरावट आएगी इन फ्यूचर। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। इसके साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।